नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र में। यहाँ हम लोग इस पूरे किताब में दिए हुए सारे अध्याय को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। और हम लोग ने हिस्ट्री से शुरू किया था, तो प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग ने पहले ही देख लिया है। अगर आप लोग ने उसे नहीं देखा है तो लिंक मैं प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे देखिए। और यहाँ अब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम सारा सेक्शन देखेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, समसामयिकी, हर कुछ देखेंगे। बिहार जब मैथ पूछा जाता है 10 नंबर का, हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आप लोग से बस अनुरोध है कि आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। तो ये बुक, अगर आप लोगों ने इस बुक को कभी तक नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। घटना चक्र का किताब है। इसमें बिहार में पूछा गया अब तक के सारे प्रश्न दिए हुए हैं। हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास कर लिया था, अब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास करेंगे। ये हम लोगों ने सारा सेक्शन कर लिया है। अगर आप लोग इसे देखे नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग जाइए उसे भी चेक कीजिए और इसे भी देखिए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है, बताया गया है। हर चीज़ बिल्कुल ईजी तरीके से किया गया है, आप लोग के लिए बहुत आसान होगा देखना। तो जाइए देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आप लोग अपलोड किया जाए चैनल पे तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। और शेयर कीजिए इससे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये देखिए डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा। इससे आप लोग खुद से ही पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कौन? लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? यह इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसे प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया गया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो पहला मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था प्रथम मुस्लिम विजेता। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमलों का पहला विवरण प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो तबकात ए नासरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमलों का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ से? तबकात ए नासरी से। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे? मलिक जानी को। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन है जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राज्यों के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? तो किया था बलबन ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राज्यों के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? तो बलबन ने किया था। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो यह अपनाई गई थी बलबन ने। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी। जब उसने राजा किंग से प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस मुस्लिम के लिए कहा है? तो यह कहा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। जब उसने राजा किंगशिप प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों से और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस मुसलमान के लिए कहा? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था बर्नी ने। ये रहा डिस्क्रिप्शन, पूरा पढ़ लीजिएगा इसमें। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु प्राप्त किया? तो जाफर खान ने मृत्यु प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जाफर खान। रानी पद्मिनी के नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो उसके पति का नाम राणा रतन सिंह था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था, तो उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो यह विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में विकसित हुई। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो यह करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली के सुल्तान के द्वारा सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण किया गया था।
फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है? तो दारुल सफ़ा एक खैरात अस्पताल है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है? तो एक खैरात अस्पताल है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो यह दिलवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यह गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यह आया था देवराज द्वितीय के टाइम पे। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो यह सैयद वंश था। बिल्कुल सही। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। बी ऑप्शन। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा बना हुआ है? तो यह सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा बसा हुआ था? सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। ये पढ़ लीजिए आप लोग डिस्क्रिप्शन। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिन्हें बहमनिया से गोवा को छीना? तो यह हरिहर द्वितीय थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय ने छीना था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? तो यह लड़ा गया था कुली कुतुब शाह द्वारा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह थी भूराजस्व। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भूराजस्व थी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका अवशेष मिलता है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है। चलिए 31वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है किससे? तो रक्षा विभाग से। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है किससे? तो रक्षा विभाग से संबंधित है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। बहमानी राज के संस्थापक कौन थे? तो बहमानी राज के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। बहमानी राज के संस्थापक कौन थे? तो बहमानी राज के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। आइए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मराठा भूराजस्व प्रथा से। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 3 और 4। खराज, खुम्स और मुक्तई। खराज, खुम्स और मुक्तई। डी नंबर ऑप्शन 1, 3 और 4। सॉरी 1, 3, 4 है ना। तो खराज, उश्र और मुक्तई है। खुम्स नहीं, खराज, उष्म और मुक्तई। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो डी नंबर 1, 3 और 4 खराज, उष्म और मुक्तई। ये रहा डिस्क्रिप्शन। इसमें आप देख लीजिए कौन सा कर कितना लगता है। 1/5, 1/4, 4/5 जो भी है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दावा किया गया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो यह थे सुहारवर्दी संप्रदाय के। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो यह सुहारवर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहारवर्दी संप्रदाय के थे। ये डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लीजिए। आइए 38वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 और 500 में की इकाइयों में विभाजित किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका संबंध राज्य कानून से था। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। सल्तनत काल में सिक्के टंका, शशगनी एवं जितल किस धातु के थे? तो यह थे चांदी और तांबा। मतलब टंका चांदी का, शशगनी चांदी का और जितल तांबा का।
सल्तनत काल में सिक्के टांगा, शशगनी और जित्तल किस धातु के थे? तो चांदी और तांबा के थे। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी से। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। तबकात नासरी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मिनहाज उस सिराज। तबकात नासरी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मिनहाज उस सिराज। सभी भक्ति संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिस भाषा में उसके भक्त समझते थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। अब 45वां प्रश्न सॉरी, बारहमासा की रचना किसने की थी? तो इसका रचना मलिक मोहम्मद जियासी ने की थी। बारहमासा का रचना किसने की थी? तो इसकी रचना मलिक मोहम्मद जियासी ने की थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैनिक कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैनिक कुशलता उसका मुख्य कारण था। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह थी तुर्की भाषा में। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। निम्नलिखित में से किससे अपने बादशाह पिता के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो यह थे हाजी बेगम ने। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पिता के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। पहले देवगिरी हुआ था, फिर चौसा हुआ था, फिर कन्नौज हुआ था, फिर सरहिंद हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो देवगिरी, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। आप लोग देख लीजिए, डेट के साथ इसमें दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो। ये देखिए यहाँ भी आ गया है। 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो यह थे शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान से पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो यह थे शेरशाह सूरी। आइए 53वां प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इनके सेनापति थे हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो यह हकीम खान थे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो यह थे अकबर। निम्नलिखित में से किस मुसलमान शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने समाप्त कर दिया था। ये देखिए डिस्क्रिप्शन। अकबर ने बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य में मिला। अकबर ने बिहार तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया था? तो 1576 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब? 1576 में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो यह हुआ था अकबर के समय में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के समय में इसका गठन हुआ था। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईन अकबरी लिखी गई है अब्दुल फजल के द्वारा। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो यह अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई है। आइए 59वां प्रश्न, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था नूरजहां ने। इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो यह नूरजहां ने बनवाया था। प्राचीन कारी या पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। प्राचीन कार्य या पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना से संबंधित है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका था। आइए 62वां प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए
कारखाने बनवाए? तो यह बनवाया गया था हुमायूं द्वारा। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो हुमायूं ने बनवाए थे। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसमें देखिए आंसर स्पष्ट नहीं किया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ के इसमें देख लीजिएगा। इसमें स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब इसमें या तो आंसर एक से अधिक होगा या फिर जो नाम होगा सही वो नाम इसमें दिया नहीं हुआ है। तो दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर अस्पष्ट है, आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन नीचे है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो इसका प्रवेश हुआ था अकबर के दरबार में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ था। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो यह अकबर के राज दरबार में थे। दसवंत और बसावंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल साम्राज्य के दरबारी थे, तो यह अकबर के दरबारी थे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपना शीर्ष बिंदु पर था? तो यह जहांगीर के समय अपने शीर्ष बिंदु पर था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपना शीर्ष बिंदु पर था? तो यह जहांगीर के नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर था। जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थित? तो यह अकबर की उपस्थित। जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थित? तो यह अकबर की उपस्थित। यह कथा किसकी है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो यह कहा था कि विलियम फिंच ने। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो यह विलियम फिंच ने कहा था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था कौन? तो यह सुल्तान जैनुल अबादीन थे। कश्मीर के अकबर नाम से प्रसिद्ध था कौन? तो सुल्तान जैनुल अबादीन। 2 अस्पा एवं सिंह प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह शुरू की थी जहांगीर ने। 2 अस्पा एवं सिंह प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने शुरू की थी। ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? तो यह था कंधार। ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? तो यह कंधार था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। आइए 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? तो यह कहा है एल श्रीवास्तव ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णयुग कहा है? तो इस कहा एल श्रीवास्तव ने। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम इसका अर्थ है। 75वां प्रश्न, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब क्या था? लोक आचार अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब क्या था? तो लोक आचार अधिकारी थे। मुगल प्रशासन में मदद मंशा इंगित करता है, क्या करता है इंगित? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल प्रशासन में मदद मंशा इंगित करता है क्या? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। 78वां प्रश्न, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह थे मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो महमूद शाह थे। आइए 79 नंबर प्रश्न, और ये आखिरी प्रश्न है मध्यकालीन भारत का। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो यह थे शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो यह शाह आलम द्वितीय थे। तो यहाँ पे मध्यकालीन भारत खत्म होता है बिहार स्पेशल में। अब अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो आप लोग से फिर से यह अनुरोध है कि आप लोगों ने अगर इसका प्राचीन भारत नहीं देखा है तो इसे जाकर प्लीज़ देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए चैनल पे तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी बीपीएससी या बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर बढ़ाइएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आगे और भी अच्छे वीडियो बनाते रहें। और आप लोग का सजेशन अगर कोई हो कि किस किताब पे वीडियो बनाया जाए, किस टॉपिक वीडियो बनाया जाए, तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग से बस ये अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। पढ़ाई कीजिए अब।